Good morning, students. This is History, Class 7th, Chapter 2, New Kings and Kingdoms, and this is going to be our 5th class on this chapter. अब तक हमने जाना कि इस बुक में हम 700 से 1750 के बीच का जो 1000 साल का समय है उसका अध्ययन करेंगे। इससे पिछली क्लास में हमने देखा कि 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में जो नए राजवंश थे, राष्ट्रकूट, गुर्जर प्रतिहार, चोलाज, चौहान्स, उनका उदय हुआ। उनमें से एक था चोला राजवंश। चोला राजवंश का उदय कैसे हुआ उसको हम इस क्लास में जानेंगे। फ्रॉम उरैयूर टू तंजौर, हाउ डिड द चोलाज राइज टू पावर। जो चोलाज थे उनकी शक्ति कैसे बढ़ी। अ माइनर चीफली फैमिली known as the Muttarayyar held power in the Kaveri Delta. They were subordinate to the Pallava kings of Kanchipuram. Vijayala, who belonged to the ancient chiefly family of the Cholas from Urayur, captured the delta from the Muttarayyar in the middle of the 9th century. He built the town of Tanjore and a temple for goddess Nishumbasudhini there. कावेरी नदी के डेल्टा पर एक छोटा परिवार मुत्तरयर नाम से रहता था, शासन करता था। वो परिवार, वो शासक पल्लव राजाओं के अधीन थे। विजयालया, जो एक चोला राजा था जो उरैयूर पर शासन करता था, उसने कावेरी डेल्टा पर अधिकार कर लिया, मुत्तरयर को हरा दिया 9वीं शताब्दी में। और फिर विजयालय ने वहाँ मुत्तरयर की जगह तंजौर नामक कस्बा बनाया और देवी निशुम्भसुधनी का मंदिर भी बनाया। ऐसे चोला राजवंश का उदय हुआ। द सक्सेसर्स ऑफ विजयालय कंकर्ड नेबरिंग रीजन्स and the kingdoms grew in size and power. The Pandyan and the Pallavas territories to the south and north were made part of this kingdom. विजयालय के जो उत्तराधिकारी थे उसने आसपास के क्षेत्रों पर अपना अधिकार स्थापित करना शुरू कर दिया और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उसने पांड्यन और पल्लव जो रियासतें थी, जो क्षेत्र थे, उन पर भी अधिकार कर लिया। विजयालय के बाद दूसरा सबसे शक्तिशाली राजा चोलों में था राजराजा फर्स्ट। राजराजा फर्स्ट, considered the most powerful Chola ruler, became king in 985 and expanded control over most of these areas. He also reorganized the administration of the empire. Rajaraja's son Rajendra first continued his policies and even raided the Ganga Valley, Sri Lanka and countries of Southeast Asia, developing a navy for these expeditions. विजयालय के बाद राजराजा फर्स्ट ने शासन किया, एक प्रशासन का पुनर्गठन किया। राजराजा फर्स्ट के बाद राजराजा सन राजेंद्र फर्स्ट, उसने गंगा घाटी तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया, श्रीलंका और दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों को अपने कब्जे में किया और एक जल सेना का भी विकास किया। स्प्लेंडिड टेम्पल्स एंड ब्रोंज स्कल्पचर्स, उत्कृष्ट मंदिर और कांसे की शिल्पकारी। द बिग टेम्पल्स ऑफ तंजौर एंड गंगाईकोंडा चोलापुरम, built by Rajaraja and Rajendra, are architectural and sculptural marvels. Chola temples often became the nuclei of settlements which grew around them. These were centers of craft production. Temples were also endowed with land by rulers as well as others. The produce of this land into maintaining all the specialists who worked at the temple and were often lived near it. Priests, garland makers, cooks, sweepers, musicians, dancers, etc. In other words, temples were not only places of worship, they were the hub of economic, social and cultural life as well. विजयालय, जिसने तंजौर नगर बसाया, देवी निशुम्भसुधनी का मंदिर बनवाया,
राजेंद्र फर्स्ट और राजराजा ने गंगाई कोंडापुरम के मंदिर बनवाए। ये मंदिर शिल्पकला और वास्तुकला के अनुपम उदाहरण हैं। चोलों के द्वारा बनाए गए मंदिरों के चारों ओर बस्तियां बननी शुरू हो गई और इन बस्तियों में जो कारीगर थे, जो स्पेशलिस्ट थे, वो रहते थे। के द्वारा इन मंदिरों के नाम भूमि की गई और इस भूमि से जो उपज होती थी, जो पैदावार होती थी, जो पैसा मिलता था, उसको मंदिरों के रखरखाव के लिए प्रयोग किया जाता था। और जो लोग इन मंदिरों के चारों ओर बस्तियों में रहते थे, उनमें पुजारी, माला बनाने वाले, कुक्स, खाना बनाने वाले, सफाई करने वाले, संगीतकार, नर्तक रहते थे। देखते हैं कि मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं था, उसके चारों ओर आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक गतिविधियां भी होती थी। The crafts associated with temples, the making of bronze images was the most distinctive. Chola bronze images are considered amongst the finest in the world. While most images were of deities, sometimes images were made of devotees as well. चोला राजवंश में, चोला साम्राज्य में जो कारीगर मंदिरों से जुड़े हुए थे, वो कांसे की मूर्तियां भी बनाते थे और ये मूर्तियां दुनिया भर में प्रसिद्ध थी। और जो मूर्तियां केवल देवी देवताओं की ही नहीं बनाई जाती थी, बल्कि श्रद्धालुओं की भी मूर्तियां बनाई जाती थी। एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन. Many of the achievements of the Cholas were made possible through new developments in agriculture. Look at map 2 again. Notice that the river Kaveri branches off into several small channels before emptying into the Bay of Bengal. These channels overflow frequently, depositing fertile soil on their banks. Water from the channels also provides the necessary moisture for agriculture, particularly the cultivation of rice. चोला साम्राज्य केवल मंदिरों के निर्माण के लिए ही प्रसिद्ध नहीं था, इसके अलावा खेती के क्षेत्र में भी चोला साम्राज्य का विकास हुआ। हम देखते हैं किस तरह से विजयालय ने कावेरी डेल्टा पर अधिकार किया, वहां तंजौर नगर बसाया और जो कावेरी नदी है वो अपने साथ उपजाऊ मिट्टी बहा के लाती है और बंगाल में गिरने से पहले वो मिट्टी अपने आसपास क्षेत्रों में जमा कर देती है, इसलिए वहां चावल की खेती में सहायता मिलती है। एग्रीकल्चर हैड डेवलप्ड अर्लियर इन अदर पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु. इट वाज ओनली फ्रॉम द 5th and 6th century that this area was opened up for large scale cultivation. Forest had to be cleared in some regions, land had to be leveled in other regions. In the delta region, embankments had to be built to prevent flooding and canals had to be reconstructed. The fields in many areas 2 crops were grown in a year. इस तरह से कावेरी नदी के पानी से, उसके द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी से चावल की खेती के अलावा एक और खेती वहां पर की जाती थी. In many cases, it was necessary to water crops artificially. A variety of methods were used for irrigation. In some areas, wells were dug. In other places, huge tanks were constructed to collect rainwater. Remember that irrigation works require planning, organizing labor and resources, maintaining these works, and deciding on how water is to be shared. Most of the new rulers, as well as the people living in the villages, took an active interest in these activities. ऐसी भी व्यवस्था की गई कि नदियों की जो किनारे हैं उनको ऊंचा किया गया ताकि बाढ़ की वजह से खेतों में नुकसान न हो. इसके अलावा जो सिंचाई थी वो कृत्रिम तरीके से की जाती थी. सिंचाई के लिए कुएं खोदे गए, टैंक बनाए गए, बारिश के पानी को इकट्ठा किया गया और संसाधनों और मजदूरी का पुनर्गठन किया गया और इस तरह से नदी के पानी को खेती के लिए प्रयोग किया गया. शासक थे
और जो गांव के लोग थे उन्होंने इन कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। थैंक्स।